चले अब देखते हैं। पिछले वीडियो में आपको शक्कर राष्ट्रीय उत्पाद तक बताया गया था। अब हमारे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है, यहाँ से प्रश्न आपके शुरू होते हैं। जब शक्कर राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट को घटाते हैं, जब शक्कर राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट को घटाते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात होता है। ध्यान देना बाबू कि अगर ओरिजिनल चाहिए एकदम सही दूध, अगर देखोगे कि यह दूध में पानी कितना मिलावल है या घिसावट हो रहा है। ध्यान दें, अगर 250 ग्राम दूध है और 100 ग्राम पानी मिला दें तो 350 ग्राम, और वही 350 ग्राम में से 100 ग्राम पानी को घटा लिया जाए तो कितना तुम्हारा था, 250 ग्राम ना। यही हो गया शुद्ध, प्योर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किस व्यक्ति ने किया, वह व्यक्ति का नाम क्या है? ध्यान दे बाबू, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। उसने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यह बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया था उस समय 1868 ईस्वी में। ध्यान दें, कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ? जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ, स्वतंत्रता नहीं बाबू, स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र 1947 ईस्वी में जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य आजादी के बाद भारत का राष्ट्रीय आय ज्ञात करना था। कहता है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ तो इस समिति का उद्देश्य यही था कि जब आजादी हुआ है तो आजादी के बाद व्यक्ति का क्या आय है उसको ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। कहेगा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो कहना कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए किया गया था। ध्यान दें फिर से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ? कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि एक जब आज़ादी हो ही गया है तो इसके बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन कर लिया जाए। इस समिति के गठन का उद्देश्य आज़ादी के बाद भारत में राष्ट्रीय आय ज्ञात करना था। अगर आज़ादी के बाद यह आय ज्ञात नहीं करना रहता तो यह समिति का गठन नहीं होता। ध्यान दे बच्चे, लाइन बाय लाइन ध्यान दे जाए। अगर किसी बात पर प्रॉब्लम हो तो कहवे करता है बाबू, हिस्ट्री ज्योग्राफी सनम बेवफा आज सांझे पढ़ो बेहने सफा। यानी ध्यान देना है कि
नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ध्यान दें, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी करता है तथा इसका सहयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है। कहता है कि इसका सहयोग कौन करता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है। ध्यान देना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? क्वेश्चन पूछेगा तो केंद्रीय सांख्यिकी। कौन करता है बाबू? केंद्रीय सांख्यिकी। अब ध्यान दें, तथा इसका सहयोग से राष्ट्रीय आय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का गठन हुआ। सोच लो, अगर सहयोग न होता राष्ट्रीय आय के तो इसका गठन नहीं होता। सोच लो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय के मापने की विभिन्न विधियों के लिखें। राष्ट्रीय आय को किन किन विधियों से मापते हो? तो कहता है फर्स्ट कि आय गणना विधि। कहता है कि राष्ट्रीय आय को हम आय गणना विधि द्वारा मापन कर सकते हैं। इस विधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कहता है आय गणना विधि द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति के आय ज्ञात कर राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है। सोच लो, प्रत्येक वर्ष में वह व्यक्ति को आय को ज्ञात करने के लिए आय गणना विधि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कहता है उत्पादन गणना विधि। इस विधि में कुल उत्पादित होने वाले, मान लिया जाए उत्पादन, सपोज दैट अगर कह दे कि कोई भी वस्तु, मान ले बिस्कुटे उत्पादित कर रहे हैं, बना रहे हैं, अगर बिस्कुट बना दिए तो खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान रहता है बच्चों को, तो उसी बात पर विशेष चर्चा करें कि खायत ऐसा विषय है कि कंसेप्ट पर ही याद हो जाता है। खायत चलत फिरत हंसित बोलत विषय को कर लो मुट्ठी में। ए बाबू ध्यान दें, कहा जाता है उत्पादन गणना विधि। इस विधि में कुल उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवा के मूल को जोड़कर, कहता है कि जितना भी वस्तु उत्पादित हो रहा है, होने वाले वस्तु और सेवा के मूल को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। कहा जाए कि अगर पार्ले जी का नाम सुना है, अगर पार्ले जी बिस्कुट है और वह पार्ले जी बिस्कुट को कितना कीमत है भाई? तो 3 रुपया। अब उसके उत्पादित होने पर सारा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है मार्केट में, तो क्योंकि उसके खरीदें और उसके उपयोग करें, तो उसको पार्ले कंपनियां से सरकार उससे मांगती है कि कितना तुमने बेचा, इस अनुसार से वह ज्ञात कर सकता है। नेक्स्ट व्यय गणना विधि। इस विधि में कुल आय और कुल बचत को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। कहा गया कि कुल आय, इनकम कितना है? 25,000 जी। बचा कितना? एक महीना में इनकम 25,000 रुपया, तो बचा कितना? सपोज डेट अगर कहते हैं कि जी 10,000 रुपया, तो साल में 1,20,000 रुपया तुम्हारे बचेंगे। इतना तुम्हारे रुपया बचेंगे एक साल में। क्या हुआ? डिवाइड नहीं होगा। चलिए ध्यान दें, नेक्स्ट प्रश्न पर कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय के मापने में होने वाली कठिनाई या समस्या को लिखें। राष्ट्रीय आय के मापन में क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है, क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, उसके लिखने के लिए बोल रहा है, लिखें। कहता है कि पॉइंट फर्स्ट, या तो इसमें आंसर बोलोगे कि राष्ट्रीय आय के मापने में होने वाली कठिनाइयाँ या समस्या निम्नलिखित है। पॉइंट फर्स्ट, आंकड़े एकत्र करने की समस्या। फर्स्ट में कहता है कि यह
राष्ट्रीय आय में आंकड़ा को एकत्रित करने में समस्या उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में पूरे देश के आंकड़े को एकत्र करना एक कठिन कार्य है। कहता है कि जब राष्ट्रीय आय को हम ज्ञात करते हैं तो इसे एकत्रित करने के लिए बहुत कठिन कार्य है। यह पूरे एकत्रित शुद्ध नहीं मिल पाता है। मूल मापन की समस्या। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में गैर संगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को आय ज्ञात करना कठिन कार्य है। कहा जाता है मूल मापन की समस्या में कि गैर, मान लिया जाए कि ब्यूटी पार्लर प्राइवेट भी कोई भी संस्था हो, यह गैर सरकारी है, उसमें से मूल मापन करने में भारत सरकार की कठिनाइयाँ होती है। कहा जाता है कि उसमें भी समस्या, अगर सब प्योर बता दे तो राष्ट्रीय आय एचुअल ज्ञात हो जाएगा, जबकि वह अगर कमाया 50 रुपया तो 50 के 50 धोकड़िए में क्या कहने जाते हो कि हम 50 रुपया कमाएं, शुद्ध इनकम तुमको कहाँ है, या बेनिफिट में 50 कमाया तो बेनिफिट में ही रख लिया। और कहा जाता है कि आय के दोहरे मापन की समस्या, जो आय है उसके से दोहरे मापन में समस्या उत्पन्न होती है। कहा जाता है बाबू कि राष्ट्रीय आय के मापने में किसी संख्या में एक ही आय एक से अधिक बार किसी संस्था में एक ही आय एक से अधिक बार जोड़ने की समस्या। कहा जाता है कि किसी भी संस्था है उसमें एक से अधिक बार अगर आय की जोड़ने की समस्या, मान लिया जाए अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर गार्ड को रखे हुए हैं और उस मेरे से इनकम लिया और मैं तो गार्ड को देता हूँ, उसी गार्ड के से उसको से भी इनकम ले रहा है। मान लिया जाए कि मैंने 5,000 रुपया के, हमारे गार्ड 5,000 रुपया पर खट रहा है, हमारा जो भी इनकम हो, और यह गार्ड से भी व्यक्ति वो लेगा कि देखो चंदा के रूप में, तो इसमें समस्या उत्पन्न होता है। उसको हम दे रहे हैं, हमसे लिया दे लेवे किया और उससे भी ले रहा है, तो ये समझो कि दोहरे आय के दोहरे मापन की समस्या उत्पन्न होती है। कौन में? राष्ट्रीय आय मापन में। ध्यान दें नेक्स्ट, आय और गरीबी में क्या संबंध है। मुख्य बात है इसमें, यहाँ पर गौरपूर्वक ध्यान देना है, आय और गरीबी में क्या संबंध है। तो कहा जाता है कि आय और गरीबी एक दूसरे को उल्टा संबंध है। आय और गरीबी एक दूसरे को उल्टा संबंध है। आय बढ़ने से गरीबी घटता है और आय घटने से गरीबी बढ़ता है। सोच लो बाबू, आय घटने पर गरीबी बढ़ जाता है, यह किसने कहा था? यह रैगनर नक्स ने इसे गरीबी के कुचक्र के द्वारा समझाया। रैगनर नक्स ने कहा, उनके अनुसार ही गरीब ही गरीब को जन्म देता है। रैगनर नक्स ने कहा कि गरीब व्यक्ति ही गरीब को जन्म देता है। यह गरीब का कुचक्र है। यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दें। लॉन्ग और शॉर्ट हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में समाप्ति। और नेक्स्ट कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लाइन में कि 2008-9 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 25,494 रुपया। कहेगा कि 2008-9 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 25,494 रुपया। फिर नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना है? तो 57,000 रुपया, लगभग 57,000 रुपया। बिहार में प्रति व्यक्ति आय लगभग 6700 रुपया है।
बिहार के जो आय है प्रति व्यक्ति आय, तुम कमा रहे हो तैयो न भी कमा रहा तैयो, यानी सभी को जोड़कर यह आय गणना विधि द्वारा उसने आय को आकलन करके सभी को बैठा देता है कि जनसंख्या इतना, इनकम इतना, अब भाग मारकर बता दिया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना पड़ेगा। तो जिसमें बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6700 रुपया है। बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना, पटना जो राजधानी, बिहार की राजधानी है, और यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दें, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च कहा जाता है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला यानी शिवहर, शिवहर है जो वहाँ सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कहेगा कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है या भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, तो कहना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ, तो 1954 ईस्वी। कब हुआ बाबू, 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं कि एनआई का पूरा नाम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय। एनआई कहता है कि एनआई यानी राष्ट्रीय आय क्या है, जो तुम पढ़ा। पीसीआई प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ध्यान दें, एनएसएसओ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। आज यहाँ पर क्लास समाप्त होता है, यह चैप्टर की समाप्ति। आप सभी से यही आग्रह है कि इस वीडियो को जितना से जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि यह वीडियो को देखकर यह लॉकडाउन के तहत वह अपनी घर बैठे भी निःसमय न बिताए, वह मैट्रिक के एग्जाम में सफल रहे। तो सभी के पास इस वीडियो को शेयर करना है। आज इतना ही।